हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS ESCTI के और बिहार इंस्ट्रक्टर के फीटर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये मैराथन क्लास 5 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 4 मैराथन दे रखा है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 मैराथन क्लास दे रखा है। अगर आप इन सभी मैराथन क्लासेस को नहीं देखें तो जाकर देख लें, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 100% प्लस जो है वो इन्हीं मैराथन क्लासेस से आने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए आप सभी यानी कि इन सभी क्लासेस को मिस बिल्कुल भी ना करें। और इस वाले मैराथन में भी आपके 100 प्रश्न रहने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये सभी नियमित पैटर्न जो है उसी पर आधारित है। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री PDF मिल जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो यहीं से 100% पूछा ही जाएगा, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, और ये सभी ट्रेडों के लिए खजाना वाला वीडियो, इसीलिए आप इसको एग्ज़ाम से पहले देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401। निम्न में से एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मशीनेबिलिटी को बढ़ाना। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य मशीनेबिलिटी को बढ़ाना है। अगला है एनीलिंग विधि में धातु का जो यांत्रिक जो गुण होता है उसका सुधार होता है। अगला है एनीलिंग विधि में स्टील को फॉर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 402। निम्न में से किसमें चुंबकीयता का गुण सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेराइट। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फेराइट में चुंबकीयता का जो गुण होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला है कच्चा लोहा या स्टील में जिसमें 0.008% से 0.25% कार्बन हो, फेराइट कहलाता है। अगला है यह मुलायम व तन्य होता है किंतु उपेक्षाकृत कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 403। स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाला हीटिंग विधि को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टेम्परिंग कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस कम करने वाला हीटिंग जो विधि होता है उसको टेम्परिंग कहते हैं या फिर कहलाता है। अगला टेम्परिंग का दूसरा जो नाम होता है वो सेकेंडरी हार्डनिंग भी है। अगला है हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग की जाती है 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। निम्न में से किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद क्वेंच करना जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए टूल स्टील को किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद क्वेंच करना जरूरी होती है। अगला है हार्डनिंग विधि के बाद धातु अधिक हार्ड हो जाती है और अधिक ब्रिटल भी बन जाती है। अगला है हार्डनिंग का उद्देश्य है घिसाव प्रतिरोध के लिए अधिक कठोर बनाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405। निम्न में क्वेंचिंग माध्यम का उचित
बढ़ता क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फोर्स्ड एयर, तेल, ब्राइन, सॉल्यूशन। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वांचिक माध्यम का उचित बढ़ता जो क्रम है वो फोर्स्ड एयर, तेल, ब्राइन, सॉल्यूशन है। अगला है ब्राइन घोल सर्वाधिक शीतलन दर प्रदान करता है जबकि वायु जो है वह सबसे कम। अगला है बुझाने वाली तेल की श्यानता कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406। इस्पात में कार्बन की अधिक मात्रा मिला देने पर बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कठोरता बढ़ जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस्पात में कार्बन की अधिक मात्रा मिला देने से कठोरता बढ़ जाती है। अगला है इस्पात जो है वो लोहा तथा कार्बन का मिश्रण है, किंतु इस्पात में कार्बन की जो मात्रा है वो 1.7% से अधिक नहीं होती है। अगला है धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रोमियम मिलाया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस्पात के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए टंगस्टन मिलाया जाता है। अगला है स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से कठोरता बढ़ती है। अगला है इस्पात लोहा तथा कार्बन का मिश्रण है। अगला है धातु के टुकड़े को तोड़ने पर इस्पात की संरचना दिखाई पड़ती है तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से संरचना को वास्तविक ग्रेन साइज में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 408। निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिटवा लोहा में सबसे कम है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। अगला है रॉट आयरन, यानी कि पिटवा लोहा में कार्बन 0.02% होता है। अगला है पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा है। अगला है कास्ट आयरन में जो ब्रिटल का जो गुण होता है, ब्रिटलनेस का जो गुण होता है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 409। जिस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह से घुल जाती है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जिस बिंदु पर कार्बन आयरन में पूरी तरह घुल जाता है अपर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अगला है जिसका तापमान होता है लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो लोअर क्रिटिकल जो तापमान होता है उसका तापमान कितना होता है? तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 410। कार्बन और लो स्टील के 10 mm थिकनेस के लिए सोकिंग अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 मिनट है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो कार्बन और लो स्टील के लिए अवधि 10 mm थिकनेस के लिए 5 मिनट है। अगला है हाई एलो स्टील के लिए यह अवधि 10 mm थिकनेस के लिए 10 मिनट रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 411। हैंड वाइस में प्रयोग होने वाला नट होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विंग नट होता है और इसको फ्लाई नट के नाम से भी जानते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैंड वाइस में विंग नट का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसे फ्लाई नट भी कहते हैं। अगला है इसकी बाहरी परिधि पर दो पंखुड़ियाँ बनी होती है। अगला है इसका प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां नट को बार बार खोलना कसना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412, लिफ्टिंग तथा साज सामान की थ्रेडेड शाफ्ट पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस थ्रेड का प्रयोग मैकेनिकल जैक पर किया जाता है। अगला है इस थ्रेड की गहराई रूट तथा क्रेस्ट बराबर होता है और बहुत मजबूत होती है। अगला है ये प्रायः वाइस प्रेस स्क्रू जैक आदि के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड बनी होती है। अगला है स्क्वायर थ्रेड की गहराई पिच की आधी यानी कि P/2 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413, इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला अस्थायी बंधक निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोल्ट है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक बोल्ट यानी कि अस्थायी बंधक का प्रयोग किया जाता है। अगला है सबसे अधिक हेक्सागोनल बोल्ट का प्रयोग होता है। अगला इसको खोलने कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसके हेड पर ऊपरी छोर यानी कि इसके हेड का ऊपरी जो छोर होता है वो 30 डिग्री पर चैम्फर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 414, निम्न में से किस स्क्रू का हेड बोल्ट के समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कैप स्क्रू। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैप स्क्रू का जो हेड होता है वो बोल्ट के समान होता है। अगला यह बोल्ट की तरह ही होता है। अगला है इसकी बॉडी पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। अगला है हेड यानी कि इसके ऊपरी भाग के अनुसार यह भिन्न प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 415, शोल्डर स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थायी रूप से किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो शोल्डर स्क्रू का प्रयोग अस्थायी रूप से किया जाता है। अगला है इस स्क्रू की जो बॉडी होती है वो प्लेन होती है। अगला है इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग प्रायः वहाँ किया जाता है जहाँ दूसरे पार्ट को स्क्रू पर घुमाना है। अगला है स्टड एक अस्थायी फास्टनर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416, इनमें से किस नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेक्सागोनल नट। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हेक्सागोनल नट के लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। अगला इसका प्रयोग सामान्यतः सबसे अधिक होता है। अगला है इसके खोलने व कसने के लिए यानी कि इसको खोलने व कसने के लिए स्पैनर की आवश्यकता होती है। अगला है नट की डायमेंशनें बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर के अनुसार व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417, बटरेस थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो बट्रेस थ्रेड 2 प्रकार के होते हैं। अगला है लीड स्क्रू और हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड बट्रेस थ्रेड का प्रकार है। अगला है इसे ब्रिज लॉक थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्रेस्ट एवं रूट फ्लैटनेस, यानी क्रेस्ट एवं रूट का जो फ्लैटनेस जो होता है वो 0.125 इंटू पिच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 418, BSW थ्रेड का H का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.96049106 पिच होता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो BSW थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है। अगला एच का मान कितना होता है? तो 0.96049106 पिच होता है। अगला पिच बराबर क्या होता है? तो 1/TP है, यानी कि तीथ पर इंच होता है। अगला डेप्थ बराबर क्या होता है? 0.6 इंटू पिच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419, मीट्रिक थ्रेड में पिच को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि mm में दर्शाया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मीट्रिक थ्रेड में पिच को mm में दर्शाया जाता है। अगला है मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला है इसकी जो आकृति जो होती है वो भी टाइप की होती है। अगला इसका जो डेप्थ जो होता है वो 0.866 इंटू पिच होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 420, पाइप के जोड़ों में निम्नलिखित कौन सा थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि BSP थ्रेड का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइप के जोड़ों में BSP थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। अगला है BSW का जो एंगल यानी कि जो कोण होता है वो 55 डिग्री होता है। अगला है BA का जो एंगल जो होता है वो 47.5 डिग्री होता है। अगला है मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421, चिन्ह यानी कि मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्योंकि यह डेटम सतह या आधार प्रदान करती है, इसीलिए। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि सरफेस प्लेट डेटम या सतह आधार प्रदान करती है, इसीलिए। अगला है सरफेस प्लेट यह परिशुद्धता में मशीन की हुई सरफेस होती है, मशीनिंग की हुई सरफेस होती है। अगला है सरफेस प्लेट को कास्ट आयरन, ग्रेफाइट, सिरामिक से बनाया जाता है। अगला है सरफेस प्लेट का उपयोग या प्रयोग गेजों, जिग्स और फिक्सर के इंस्पेक्शन यानी कि जांच के लिए भी किया जाता है। अगला है सरफेस प्लेट को 3 टांगों पे आश्रय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 422, एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड यानी कि चाप को खींचने के लिए इनमें से किस प्रकार का कंपास उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रेमल कंपास। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड यानी कि चाप खींचने के लिए ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। अगला है जॉब के अनुसार लंबाई में ट्रेमल के पॉइंट एक बार के साथ
जुड़े रहते हैं। अगला है, जबकि बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड और अन्य ज्यामितीय बनावटों की मार्किंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423, निम्नलिखित में से कौन सा अंकन मीडिया दायर या मशीन समाप्त सतहों के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पार्सियन ब्लू ऑयल पेंट। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्सियन ब्लू ऑयल पेंट का प्रयोग या उपयोग करके मशीन समतल सतहों पर मार्किंग मीडिया की जाती है। अगला, जैसे कि धातु एक हार्ड पदार्थ है, इसलिए खींची हुई लाइनें साफ दिखाई नहीं देता है। अगला, इसीलिए लेइंग आउट करते समय मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। अगला है, मार्किंग मीडिया एक पदार्थ है जिसे उस सरफेस पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 424, एक खोखले छिद्रक का उपयोग किसमें छिद्रों के छिद्रण के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चमड़ा। यानी कि चमड़ा में छिद्रों के छिद्रण के लिए किया जाता है। छिद्रक मतलब पंच। ओके। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक खोखले पंच का प्रयोग चमड़ा या लेदर यानी कि बेल्ट में करते हैं। इसको हॉलो पंच भी कहते हैं। अगला है, पंच यानी कि छिद्रक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सेंटर पंच, दूसरा होता है डॉट पंच होता है, तीसरा प्रिक पंच होता है। अब तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले सेंटर पंच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उपयोग ड्रिल करने से पहले ड्रिल पॉइंट का स्थान देने के लिए किया जाता है। अगला, इसका जो पॉइंट एंगल जो होता है वो कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है। अगला यानी कि दूसरा है डॉट पंच। तो इसका प्रयोग जॉब पर मार्किंग करते समय याददाश्त के लिए करते हैं। और इसका जो पॉइंट है जो एंगल जो होता है यानी कि जो कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला है प्रिक पंच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग मुलायम धातुओं पर निशान लगाने के लिए करते हैं। इसका जो पॉइंट जो कोण यानी कि पॉइंट एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 425, एक ड्रिल बीट का बिंदु कोण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 118 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सामान्यतः ड्रिल बीट का बिंदु कोण जो है वो 118 डिग्री होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला है, ड्रिल बीट सामान्यतः हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। अगला है, ड्रिल बीट एक छेद करने वाला औजार है जो ड्रिल मशीन या हैमर मशीन में लगाया जाता है। अगला है, ड्रिल मशीन में ड्रिल चक में ड्रिल बीट को सेट किया जाता है। अगला है, स्विच बोर्ड में ड्रिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 426, वी ब्लॉक किस श्रेणी में उपलब्ध होते हैं? इसका राइट आंसर हो चुका ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी श्रेणी दोनों यानी कि दोनों श्रेणी में उपलब्ध होते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वी ब्लॉक दो श्रेणी में पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है ए ग्रेड वी ब्लॉक, दूसरा है बी ग्रेड वी ब्लॉक। अगला है, ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक हार्डेड स्टील के बने होते हैं और यह 100 mm तक साइज में पाए जाते हैं। अगला है, ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होते हैं। अगला है, जबकि ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक की अपेक्षा बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक कम परिशुद्ध होते हैं। अगला है, बी ग्रेड वाले वी ब्लॉक 300 mm तक साइज में पाया जाता है। यह क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 427। स्पष्ट और तीव्र रेखाओं को खींचने के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्सियन नीला तेल पेंट का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पष्ट और तीव्र रेखाओं को खींचने के लिए पार्सियन नीला तेल पेंट का प्रयोग किया जाता है या फिर करते हैं। अगला है अंकन माध्यम, यानी कि मार्किंग मीडिया वह पदार्थ है जिसे चिन्हित रेखा को स्पष्ट रूप से अलग करने के लिए धातु की सतह पर लगाया जाता है। अगला है अंकन करना, यानी कि कर्तन यानी कटिंग और मशीनिंग से पहले मार्गदर्शन रेखाएं और केंद्र प्रदान करने का प्राथमिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 428। किस कोण यानी कि एंगल की जांच ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 90 डिग्री। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा 90 डिग्री का कोण चेक किया जाता है। अगला है ट्राई स्क्वायर के द्वारा स्क्वायरनेस भी, यानी कि स्क्वायरनेस भी जो है वो चेक करते हैं। अगला ट्राई स्क्वायर एक कैसा इंस्ट्रूमेंट है? तो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगला है ट्राई स्क्वायर हार्डेड स्टील के बनाए जाते हैं। अगला है ट्राई स्क्वायर 100 mm से 150 mm या 200 mm तक की लंबाई में मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429। कास्टिंग संबंधी चिन्ह के लिए किस अंकन माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कास्टिंग संबंधी मार्किंग के लिए चक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। अगला है इसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। अगला है किसी जॉब पर कटिंग करने से पहले मार्किंग की जाती है। अगला है इसके बाद मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है। अगला है मार्किंग मीडिया निम्न प्रकार की आती है। कौन कौन सा? तो पहला है पार्सियन ब्लू, दूसरा है कॉपर सल्फेट, तीसरा है ऑयल पेंट आदि का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430। टेपर कोण 60 डिग्री वाले एक चुंबन छिद्रक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेपित रेखाओं पर साक्ष्य चिन्हों के अंकन के लिए। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेपित रेखाओं पर साक्ष्य चिन्हों के अंकन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है लेआउट की कुछ आयामी विशेषताओं की अस्थायी बनाने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। अगला है पंच 3 प्रकार के होते हैं और वे जो होते हैं वो उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं, कठोरीकृत और परिष्कृत होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 431। जहाँ शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहाँ किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्फेरिकल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जहाँ शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहाँ स्फेरिकल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। और स्फेरिकल बियरिंग एक बियरिंग है जो 2 ऑर्थोगोनल दिशाओं में एक केंद्रीय बिंदु के बारे में कोणीय रोटेशन की अनुमति देता है। अगला है आमतौर पर ये बियरिंग आंतरिक रिंग के बोर में घूर्णन शाफ्ट पर समर्थन करते हैं
जो न केवल घूर्णन रूप से बल्कि कोण पर भी चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432, वायर स्प्रिंग किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टील का बना होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वायर स्प्रिंग स्टील का बना होता है। अगला, इसका उपयोग ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए किया जाता है। अगला है आयल स्टील आयरन, कार्बन और अन्य जैसे वेनेडियम, सिलिकॉन, निकल, मैग्नीज, कॉपर तथा क्रोमियम का बना होता है। अगला है स्टेनलेस स्टील में 10.5% क्रोमियम तथा 1.2% से कम कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 433, जिन मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पर किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाशर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन मशीनरियों के नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ पर वाशर स्प्रिंग का प्रयोग होता है। अगला है स्प्रिंग वाशर में अक्षीय लचीलापन होता है। कंपन के कारण बंधन और ढीलेपन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है स्प्रिंग वाशर एक बाएं हाथ के हेलिक्स है और थ्रेड को केवल दाहिने हाथ की दिशा में कसने की अनुमति देते हैं, यानी एक दक्षिणावर्त दिशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 434, कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेलिकल कंप्रेसिव स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्रेसिव लोड के लिए हेलिकल कंप्रेसिव स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है ये स्प्रिंग वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की तार से बनाए जाते हैं। अगला है जब उस पर संपीड़न बल कार्य करते हैं तो स्प्रिंग कुंडलियाँ संकुचित होकर एक दूसरे के निकट आ जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435, जनरल बियरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्टीट्यूड एंगल से ज्ञात की जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल बियरिंग की पोजीशन जो होती है वो एल्टीट्यूड एंगल से ज्ञात की जाती है। अगला है जनरल बियरिंग एक प्रकार का ठोस बियरिंग है। अगला है क्रैंक शाफ्ट में प्लेन बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है इस प्रकार के बियरिंग को रेडियल बियरिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 436, क्रैंक शाफ्ट में प्रायः किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लेन बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो क्रैंक शाफ्ट में। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट में प्लेन बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है नीडल स्लिप बियरिंग पिस्टन पिन के साथ प्रयोग में लाया जाता है। अगला है नीडल रोलर बियरिंग का प्रयोग उच्च गति और अधिक शुद्धता वाले जगहों पर किया जाता है। अगला है जहां पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहां बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 437, वाहनों के क्लच
शाफ्ट में किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से ये जो प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वाहनों के क्लच शाफ्ट में हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है बॉल बियरिंग में घर्षण कम होता है। अगला है कम भार के लिए सिंगल रॉ बियरिंग तथा अधिक भार के लिए डबल रॉ बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है जहां पार्ट के घिसने की संभावना होती है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 438। निम्न में से कौन गोलाकार बियरिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि सॉलिड बियरिंग भी गोलाकार है, बॉल बियरिंग भी है, रोलर बियरिंग भी है, यानी कि तीनों है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बियरिंग गोल आकार के होते हैं जो घूमते हुए पार्ट्स को सहारा देते हैं, जैसे सॉलिड बियरिंग, बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग आदि। अगला है चपटे बियरिंग स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सहारा देते हैं। अगला है चपटे बियरिंग को स्लाइड बियरिंग या गाइड बियरिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 439। घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फुट स्टेप का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है फुट स्टेप बियरिंग एक ठोस आधार के साथ एक बेलनाकार कठोर ब्लॉक है। अगला है कई बार वर्टिकल शाफ्ट ओवर टैंग हो जाते हैं। इस प्रकार फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग अंततः समर्थन के रूप में किया जाता है। अगला है फुट स्टेप बियरिंग न्यूनतम प्रतिरोध के साथ अपने अंदर शाफ्ट के मुक्त रोटेशन को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 440। किस बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्प्लिट बियरिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्प्लिट बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। अगला है स्प्लिट बियरिंग एक विशेष बियरिंग प्रकार है जो विशेष रूप से विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे क्रैक किए गए ड्राइव शाफ्ट। अगला है स्प्लिट रोलर बियरिंग फ्लोटिंग बियरिंग्स फिक्स्ड बियरिंग्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 441। एक लकड़ी का हथौड़ा सामान्य तौर पर किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लकड़ी का बना होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो एक लकड़ी का हथौड़ा सामान्य तौर पर लकड़ी का ही बना रहता है। अगला है इसे मैलेट भी कहते हैं। अगला है इसका प्रयोग सामान्यतः सीट मेटल के कार्यों में किया जाता है। अगला है इसका प्रयोग मशीनरी फिनिश पार्ट पुर्जों का असेंबल करने के लिए भी किया जाता है। अगला है हथौड़ा यानी कि हैमर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा होता है क्ले हैमर, तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर, चौथा क्रॉस पिन हैमर, पांचवा स्लेज हैमर, छठा मैलेट हैमर जो कि लकड़ी का बना होता है, छठा
सॉफ्ट हैमर जो रबर का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 442। एक अंगूठा पेंच यानी कि विंग नट के शीर्ष की आकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वृत्ताकार होती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक अंगूठा पेंच पेंच के शीर्ष की आकृति वृत्ताकार होती है। अगला है अंगूठा पेंच एक हस्त समायोजन विशेषता प्रदान करती है। अगला है जो पेंच को दृढ़ करने, कसने, ढीला करना या हटाने की सरल क्रिया के लिए अनुमति प्रदान करता है। अगला है मुख्य लाभ यह है कि किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है इसलिए समायोजन समूह और छोर प्रयोक्ता उपभोक्ता केवल अंगूठे और तर्जनी उंगली के साथ पेज को समायोजित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 443। एक तैयार मशीन घटक को इकट्ठा यानी कि सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मैलेट हैमर का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तैयार मशीन टूल को इकट्ठा करने के लिए मैलेट हैमर यानी कि लकड़ी का हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला है मैलेट जो होता है वो हथौड़ा जो होता है, मैलेट हथौड़ा वो लकड़ी से बना होता है। अगला है मैलेट हैमर यानी कि मैलेट हथौड़ा का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर जॉब एकदम तैयार है, केवल उसे असेंबल करना है। अगला है जहाँ पर हैमर द्वारा चोट देने से निशान ना उत्पन्न हो जाए वहाँ पर। अगला है हैमर यानी कि हथौड़ा कई प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444। यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला हो तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्घटना का कारण बन सकता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यदि किसी हथौड़े में लगा हैंडल ढीला होता है तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगला है जॉब के अनुसार उपयुक्त भार वाले हथौड़े का प्रयोग करना चाहिए। अगला है हैमर यानी कि हथौड़ा को उसके हैंडल के सिरे से पकड़ना चाहिए और हथौड़ा का एज कार के साथ बिल्कुल संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 445। BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 0.11 kg से 0.9 kg तक पाए जाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बॉल पेन जो हैमर है वो 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। अगला है बॉल पेन हैमर का जो फेस होता है वो चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस या तिरछा बना होता है। अगला है स्लेज हैमर का वजन जो होता है वो 2 kg से 10 kg तक होता है। अगला है प्रायः हल्के कार्यों के लिए 0.33 kg, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg के हथौड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 446। हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लास्टिक हैमर का प्रयोग प्रायः हल्के कार्यों के लिए
किया जाता है, जैसे फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए। अगला है स्लेज हैमर का प्रयोग बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। अगला है स्टेट पेन हैमर का प्रयोग सीट के जॉब्स में चैनल और नलियाँ बनाने के लिए किया जाता है। अगला है बॉल पेन हैमर का प्रयोग मार्किंग, चिपिंग और फिटिंग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 447, चोकिंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना चोकिंग होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2001 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैमर के हैंडल को नज़दीक से पकड़ना, यानी नज़दीक से पकड़ने को क्या कहते हैं, तो चोकिंग कहते हैं। अगला है हैमर का हैंडल बनाने के लिए हिकड़ी वुड अकारिया का प्रयोग किया जाता है। अगला है साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है स्लेज हैमर के लिए हैंडल की जो लंबाई होती है वो 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होता है। अगला है झटकों को सहन करने के लिए हैमर का जो हैंडल जो होता है वो लकड़ी का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 448, बेंच वाइस के जा प्लेटें किस धातु की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कास्ट आयरन की बनी होती है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बेंच वाइस के जा प्लेटें सामान्यतः कास्ट स्टील का बना होता है, लेकिन सामान्यतः कास्ट आयरन का अधिक प्रयोग में लाया जाता है। अगला है बेंच वाइस का प्रयोग फाइलिंग, चिपिंग, मशीनिंग इत्यादि ऑपरेशन के लिए कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला बेंच वाइस का स्पिंडल का जो थ्रेड होता है वो स्क्वायर में होता है, जिसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। अगला है सामान्य कार्य के लिए इसी बेंच वाइस को 106 सेंटीमीटर ऊंचाई पर फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 449, हैमर प्रायः बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो हैमर हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अगला है हैमर के फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। अगला है हैमर की बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे पर फेस और बीच में आई होल बना होता है, जिसमें एक हैंडल को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला है हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के आकार और इसकी तोल के अनुसार किया जाता है। अगला है हाई कार्बन स्टील में 0.8 से 1.5% तक कार्बन की मात्रा होती है। हाई कार्बन स्टील में तन्यता बहुत कम होती है। अगला है मीडियम कार्बन स्टील में 0.45 से 0.8% तक कार्बन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 450, बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कास्ट आयरन की होती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंच वाइस के बॉक्स नट या गाइड नट कास्ट आयरन, गन मेटल, फास्फोरस, ब्रॉन्ज आदि का बना होता है। अगला है कास्ट आयरन में आयरन यानी कि Fe, कार्बन यानी कि C तथा सिलिकॉन यानी कि Si का बना होता है। यानी कि आयरन, कार्बन और सिलिकॉन से मिलकर कास्ट आयरन बनता है। इसमें बहुत अधिक कार्बन की मात्रा होती है। अगला है बेंच वाइस का जो हैंडल होता है वो
वाशर और स्पिंडल तीनों जो है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। अगला बेंच वाइज का जो फिक्स जा होता है वह आधार जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 451। साइन बार में छेद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कारखंड को पकड़ने के लिए साइन बार में छेद होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2001 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन बार में छेद होता है कार्यखंड को पकड़ने के लिए। अगला, इसका प्रयोग किसी जॉब की टेपर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला है साइन बार गेज द्वारा 5 मिनट से अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। अगला साइन बार की जो परिशुद्धता है वो यानी कि एक्यूरेसी 0.0001 इंच यानी कि प्रति इंच होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 452। निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरफेस प्लेट पर। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सरफेस प्लेट पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक जो होता है वो 0.02 mm होता है। अगला है इसके द्वारा मार्किंग करते समय ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज की साइज को बीम की ऊंचाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453। वर्नियर कैलिपर किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेनेडियम स्टील के बने होते हैं। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो वर्नियर कैलिपर वेनेडियम स्टील का बना होता है। अगला है जो वर्नियर कैलिपर है इसका जो लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.02 mm होता है। अगला है वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी, आंतरिक तथा गहराई तीनों प्रकार के माप ले सकते हैं। अगला है यह बाजार में 6 इंच, 7 इंच, 1 मिनट तथा 2 मिनट तक लंबाई में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 454। माइक्रोमीटर को यानी माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोमीटर का एनविल टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। अगला है माइक्रोमीटर का पार्ट्स इनवर स्टील के बनाए जाते हैं। अगला है माइक्रोमीटर का घूमने वाला हिस्सा जो होता है वो जिस पर 25 से 50 निशान होते हैं उसे थिम्बल कहते हैं। अगला है माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लिप बीरल यानी कि बैरल पर होती है तथा mm में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 455। साइन बार निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है साइन बार में छिद्र जॉब को क्लैंप करने के काम आते हैं। अगला है साइन बार में स्टॉपर का कार्य है कार्यखंड को फिसलने से बचाना। अगला साइन बार गेज द्वारा 5 मिनट से अधिक सूक्ष्मता में यानी सूक्ष्मता से मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 456।
निम्न में से वर्नियर कैलिपर के प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी हैं। यानी कि डायल कैलिपर भी है, वर्नियर डेप्थ गेज भी है, वर्नियर हाइट गेज भी है, यानी तीनों है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो डायल कैलिपर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डायल कैलिपर में वर्नियर स्केल के स्थान पर डायल गेज रहता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कार्यशाला में जॉब मापते समय उसकी ऊंचाई मापने के लिए या मार्किंग करते समय किया जाता है। अगला है वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसी जॉब की गहराई या उसके बोर की लंबाई मापने में किया जाता है। अगला वर्नियर डेप्थ गेज के हेड में ही एक बेस और मूवेबल जा जुड़ा होता है या फिर रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 457। एक यार्ड कितने इंच के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 36 इंच के बराबर होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो एक यार्ड में कितना इंच होता है? तो 36 इंच होता है। अगला एक जो माइक्रोन जो होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 0.001 के बराबर होता है। अगला 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10 के बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर। अगला है 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 इंच में कितने होता है? तो 25.4 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458। सोल्डरिंग बीट के लिए उत्तम पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉपर। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सोल्डरिंग बीट के लिए कॉपर जो है वो उत्तम पदार्थ है। अगला यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। अगला इसके द्वारा अनेक विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। अगला है सोल्डरिंग में कॉपर और जिंक का टांका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 459। एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाना कहाँ पर चिन्हित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बैरल पर चिन्हित होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक माइक्रोमीटर में मिलीमीटर पैमाना बैरल पर चिन्हित होते हैं। अगला है माइक्रोमीटर का एनविल हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। अगला है माइक्रोमीटर का स्पिंडल तथा एनविल के फेस जो है वो टंगस्टन के बने होते हैं। अगला है माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 460। कागज़ के एक पत्रक की मोटाई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रोमीटर का उपयोग किया जा सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोमीटर से फिनिश शाफ्ट के व्यास की जांच करते हैं। अगला माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड और पिच तथा नट बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित एक मात्रक यंत्र है। अगला माइक्रोमीटर के पार्ट्स इनवर स्टील के बनाए जाते हैं। अगला है माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है वो। अगला क्वेश्चन 461। ES का पूरा नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एकॉर्ड सुपीरियर। और ये जो प्रश्न जो है वो 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ES का पूरा नाम एकॉर्ड सुपीरियर होता है। अगला है छिद्र के उच्च विचलन को ES तथा शाफ्ट के उच्च विचलन को ES यानी कि स्मॉल e और स्मॉल s यानी ES से प्रदर्शित
करते हैं। अगला है उच्च विचलन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। 162 निम्न में से कौन सा फिटिंग ड्राइविंग फिट यानी कि बल आसंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी, यानी कि गियर भी, पुल्ली भी, शाफ्ट तथा बियरिंग भी। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो निम्नलिखित ड्राइविंग फीट का उदाहरण है। पहला गियर, दूसरा पुल्ली, तीसरा शाफ्ट तथा बियरिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 463। एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन 35 ± 0.03 mm है। इसकी टॉलरेंस निम्न में से क्या होगी, यानी कि आपको टॉलरेंस निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 0.06 mm। अब देख लेते हैं यानी कि इसका जो सोल्यूशन है उसको समझ लेते हैं। तो जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, जो डायमेंशन है वो दिया गया है कि 35 ± 0.03। टॉलरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉलरेंस बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। उच्च सीमा कैसे निकलेगा, तो 35 में, यानी कि ये जो प्रश्न में जो दिया गया है ये इसमें 35 में अगर प्लस कर दे 0.03 को तो उच्च सीमा निकल जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर निम्न सीमा कैसे निकलेगा, तो 35 में माइनस कर देंगे 0.03 mm को, तो वो मेरा निम्न सीमा निकल जाएगा। और अगर हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर दें तो मेरा टॉलरेंस निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्च सीमा निकला हुआ है, यहाँ पर निम्न सीमा निकला हुआ है। अगर इन सभी का आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.06। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टॉलरेंस बराबर क्या होता है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। उच्च सीमा निकालना आपको आ गया, निम्न सीमा निकालना आ गया, दोनों का माइनस कर दीजिएगा तो आपको आपका टॉलरेंस निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 464। निम्न में से किस जगह पर बायलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर व नीचे। और ये जो प्रश्न जो है वो 2002 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर व नीचे बायलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है। अगला है इस प्रकार के टॉलरेंस में किसी जॉब के बेसिक साइज में दोनों ओर विचलन ऊपर तथा नीचे रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 465। निम्न में से ड्राइविंग फीट का उचित उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शाफ्ट पर बॉल बियरिंग। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्राइविंग फीट का उचित उदाहरण सॉफ्ट पर यानी कि शाफ्ट पर बॉल बियरिंग है। अगला है ड्राइविंग फीट का एग्जाम्पल निम्न है, कौन कौन सा, तो पहला है शाफ्ट तथा पुल्ली, दूसरा है शाफ्ट तथा बियरिंग, तीसरा है पुल्ली या गियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 466। 50 + 0.5 mm + 0.0 mm विमाएँ क्या दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक पार्श्विक टॉलरेंस को दर्शाती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पार्श्विक टॉलरेंस को दर्शाती है बीमाएँ। अगला है लिमिट्स फिट टॉलरेंस से उत्पादन अधिक होती है। अगला है बेसिक साइज के दोनों ओर, ऊपर और नीचे बायलेटरल टॉलरेंस फिक्स की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 467। सहनशीलता को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक आयाम की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सहनशीलता को एक आयाम की ऊपरी सीमा
और निचली सीमा के बीच का अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है आपस में मिलने वाले दो पार्ट्स के बीच के संबंध को फिट कहते हैं। अगला है बियरिंग व शाफ्ट आदि के बीच ढीलापन अथवा कसाव उनके साइजों के अंतर जिसे क्लियरेंस कहते हैं। अगला है 468 भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 18। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय मानक के अनुसार टॉलरेंस है उसके 18 ग्रेड होते हैं। अगला टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस, दूसरा होता है बायलेटरल टॉलरेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 469 यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक तरफ छूट होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस एक पार्श्विक टॉलरेंस में एक तरफा छूट होता है। अगला है बायलेटरल टॉलरेंस यानी कि द्विपार्श्विक टॉलरेंस में दोनों ओर छूट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 470 क्लियरेंस फिट कैसे रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि धनात्मक रखा जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 18 में यानी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लियरेंस फिट धनात्मक रखा जाता है। अगला है क्लियरेंस फिट में दो मिलान वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। अगला है बाधा फिट यानी कि बाधा फिट में हमेशा ऋणात्मक छूट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 471 ऑल हार्ड ब्लेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुराखों को छोड़कर बाकी सारा। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑल हार्ड ब्लेड होता है सुराख को छोड़कर बाकी सारा। अगला है ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगला है इसके एक या दोनों किनारों पर भी आकार के दांते कटे होते हैं। अगला है ब्लेड का जो हार्डनेस जो होता है वो 59 से 65 HRC होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 472 हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। देख लेते हैं क्यों की जाती है। तो काटने की सुगमता के लिए, दूसरा ब्लेड की घर्षण कम करने के लिए, तीसरा कटिंग खांचे की क्लियरेंस देने के लिए, कटिंग खांचे को क्लियरेंस देने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हेक्सा ब्लेड के दांते की सेटिंग निम्न के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो काटने की सुगमता के लिए, दूसरा है ब्लेड की घर्षण कम करने के लिए, तीसरा है कटिंग खांचे को क्लियरेंस देने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 473 ब्लेड टूटने के क्या कारण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी कारण होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो हेक्सा पर अधिक दबाव डालना, दूसरा है कूलेंट का प्रयोग ना करना, तीसरा है पुराने कट में नई ब्लेड प्रयोग करना। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लेड टूटने का निम्न कारण है कौन कौन सा? तो पहला हेक्सा पर अधिक दबाव होना, दूसरा है कूलेंट का प्रयोग नहीं करना, तीसरा है पुराने कट में नई ब्लेड का प्रयोग करना,
अगला है विंग नट का ढीला होने के कारण भी। अगला क्वेश्चन 474, पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रेसिंग कार्य। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया ड्रेसिंग कहलाती है। अगला है हील का ग्रेड अधिक हार्ड फाइन होने की वजह से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार व स्मूथ या ग्लेज हो जाता है। अगला है जब व्हील के फेस के कण झड़ जाते हैं और नए कण भी नहीं आते तो उसे ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं। अगला है व्हील की आकृति को शुद्ध साइज में लाने और फेस को समतल करने को ट्रूइंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 475, एक आदर्श चक्र A60 J6B के लिए स्तंभों का मिलान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि A का 2, यानी कि जो 60 है वो कोटि को दर्शा रहा है। दूसरा है B का 3, यानी कि B का 3, यानी कि जो J है वो तंतु आकार को दर्शा रहा है। अगला है C का 1, यानी कि C का 1, यानी कि जो A है वो अपघर्षण का प्रकार को दर्शा रहा है। अगला है 4 का D मतलब 4 का D ये, यानी कि ये जो 6 है वो संरचना की संख्या को दर्शा रहा है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो A है वो अपघर्षण को दर्शा रहा है, 60 जो है वो कोटि को दर्शा रहा है, 6 जो है वो संरचना की संख्या को दर्शा रहा है, J जो है वो तंतु आकार को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 476, सिलिकॉन कार्बाइड चक्र किसके ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तांबा एवं एल्युमिनियम। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड चक्र तांब यानी कि तांबा एवं एल्युमिनियम ग्राइंड करने हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त है। अगला है सिलिकॉन कार्बाइड के कण बहुत ही कठोर तथा भंगुर होता है। अगला है लो टेनेसाइल स्ट्रेंथ वाली धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। अगला है मुलायम अपघर्षक सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 477, ग्राइंडिंग व्हील किन कणों द्वारा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एब्रेसिव कण के द्वारा बनाया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील एब्रेसिव कणों का बनाया जाता है। अगला है ग्राइंडिंग एक कटिंग टूल है। अगला है इसका प्रयोग जॉब को अधिक फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। अगला है एब्रेसिव दो प्रकार के पाए जाते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अगला क्वेश्चन 478, कोरंडम किस प्रकार का एब्रेसिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक एब्रेसिव है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरंडम प्राकृतिक एब्रेसिव है। अगला है एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। अगला है एमरी डायमंड प्राकृतिक एब्रेसिव है। अगला है एल्युमिनियम ऑक्साइड कृत्रिम एब्रेसिव है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 479। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी, यानी कि VEB। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस पदार्थ के द्वारा एब्रेसिव ग्रेस को आपस में जोड़ा जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। अगला है V बॉन्ड विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए। अगला है H, जो B बॉन्ड है वो रेजोनाइट बॉन्ड के लिए। अगला है H बॉन्ड जो है वो सेलाक बॉन्ड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 480। हैंडल जिसमें डाई को पकड़कर घुमाते हैं उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डाई स्टॉक। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैंडल जिसमें डाई को पकड़कर घुमाते हैं डाई स्टॉक कहते हैं। अगला है डाई जो है वो हाई कार्बन या फिर हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील का बनाई जाती है। अगला है डाई बाहरी कटिंग टूल है, यानी कि बाहरी चूड़ी काटती है। अगला है बाहरी चूड़ी काटने के लिए हाथ से डाई स्टॉक को पकड़कर घुमाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 481। पाइप डाई एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हस्त चलित उपकरण है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइप डाई एक हस्तचलित उपकरण है। अगला है पाइप पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। अगला है डाई द्वारा बाहरी चूड़ी काटते हैं। अगला है जबकि डाई नट द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ी साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 482। टूटे टैप को इसकी सहायता से हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कील निकालने वाली टूल की सहायता से हटाया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो टूटे टैप को कील निकालने वाला टूल की सहायता से हटाया जाता है। अगला है टैपिंग होल टैप के कोर डायमीटर माइनर के बराबर होना चाहिए। अगला है टैप पर कोर्स थ्रेड होने की वजह से टैपिंग के दौरान टैप जो है वो टूट जाता है। अगला है टैप के द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए पहले टैप के साइज के अनुसार डील द्वारा सुराख करके टैपिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 483। टैप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उच्च कार्बन स्टील की बनाई जाती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो टैप हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला है टैप द्वारा चूड़ियाँ काटने के लिए पहले टैप के साइज के अनुसार डील के द्वारा सुराख करके टैपिंग की जाती है। अगला है टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला है टैप एलॉय स्टील का भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 484। निम्न में से चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 53 से 59 HRC। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चीजल के कटिंग एज की हार्डनेस 53 से 59 HRC होता है। अगला है चीजल एक प्रकार के कटिंग टूल है। अगला है इसके द्वारा
काटा हुआ भाग अधिक शुद्ध नहीं होता है। अगला है चीजल हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 485। हैमर का भार चीजल की अपेक्षा निम्न में से कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 गुना होता है। अब इस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैमर का भार चीजल की अपेक्षा 2 गुना होता है। अगला है प्रायः हल्के कार्य के लिए 0.33 केजी का हैमर प्रयोग में लाया जाता है। अगला है मध्यम कार्य के लिए 0.45 केजी का हैमर प्रयोग में लाया जाता है। अगला है भारी कार्य के लिए 0.91 केजी का हैमर प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि हल्के कार्य के लिए 0.33 केजी, मध्यम कार्य के लिए 0.45 केजी और भारी कार्य के लिए 0.91 केजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 486। शीशे की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि डायमंड। अब इस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो शीशे की ग्राइंडिंग के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है। अगला है माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान सॉल्यूबल आयल का प्रयोग किया जाता है। अगला है ट्रेइंग की प्रक्रिया डायमंड टूल द्वारा की जाती है। अगला है कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 487। निम्न में से किस पर ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ड्रिल की जाने वाली धातु पर। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रिल की जाने वाली धातु पर ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है। अगला है ड्रिल का पॉइंट एंगल साधारण कार्य के लिए 118 डिग्री होता है। अगला है ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। अगला है ड्रिल हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है या फिर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 488। निम्न में से किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सॉल्यूबल आयल। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के लिए सॉल्यूबल आयल का प्रयोग किया जाता है। अगला है ग्राइंडिंग एक प्रकार का कटिंग टूल है। अगला है पार्ट्स को अधिक शुद्धता बनाने और फिनिश करने के लिए ग्राइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है कटिंग टूल की धार बनाने के लिए भी ग्राइंडर का प्रयोग में लाया जाता है, ग्राइंडर को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 489। किस विधि में वॉइस के बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधा चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्ट्रेट फाइलिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वॉइस के बिल्कुल सामने खड़ा होकर स्ट्रेट फाइलिंग की जाती है। अगला है इस विधि में अधिक धातु कटती है परंतु संतुलन अधिक रखने की आवश्यकता होती है। अगला है जिस विधि में रेती को जॉब के एक कोने से दूसरे कोने तक एक स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है उस विधि को क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। अगला इस विधि में कम समय में पूरी सतह समतल बन जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 490। निम्न में से किस पर फीड की दर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी।
यानी कि आवश्यक फिनिश, दूसरा है टूल यानी कि ड्रिल, ड्रिल की धातु, तीसरा है ड्रिल की जाने वाली धातु, तीनों पर। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फीड दर निम्न पर निर्भर करती है, किस किस पर? तो पहला है आवश्यक फिनिश पर, दूसरा है टूल यानी कि ड्रिल की धातु पर, तीसरा है ड्रिल की जाने वाली धातु पर। अगला है फीड की दर बहुत अधिक होने की वजह से रफ सुराख बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 491, एब्रेसिव कणों की क्या विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी विशेषता है। जैसे कि कौन कौन सा है? तो अत्यधिक कठोर, दूसरा है कटिंग में आसान, तीसरा है ड्रेसिंग में सुगमता। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एब्रेसिव कणों की निम्नलिखित विशेषता है, कौन कौन सा है? तो पहला है अत्यधिक कठोर होता है, दूसरा है ड्रेसिंग में सुगमता होता है, तीसरा कटिंग करने में आसान होता है। अगला है एब्रेसिव अधिक कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 492, ग्राइंडिंग व्हील कोड का पहला प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एब्रेसिव। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील का पहला प्रतीक एब्रेसिव है। अगला ग्राइंडिंग व्हील का दूसरा प्रतीक ग्रेन साइज है। अगला तीसरा ग्रेड, चौथा प्रतीक क्या है? तो स्ट्रक्चर है, पांचवा है बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 493, ग्राइंडिंग पहिए यानी कि व्हील की संरचना को सामान्यतः कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सघन और खुला कहा जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील की संरचना को सामान्यतः सघन और खुला कहा जाता है। अगला है रफ ग्राइंडिंग के लिए ओपन स्ट्रक्चर का व्हील का प्रयोग किया जाता है। अगला है फिनिशिंग के लिए डेन स्ट्रक्चर व्हील का प्रयोग किया जाता है। अगला है लोडेड व्हील को ड्रेसर द्वारा ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 494, किस बॉन्ड में बने ग्राइंडर द्वारा जॉब को उच्च फिनिशिंग दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेहलाक बॉन्ड। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेहलाक बॉन्ड में बने ग्राइंडर द्वारा जॉब को उच्च फिनिशिंग दी जा सकती है। अगला है इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील को शुद्ध साइलाक और एब्रेसिव ग्रेस को मिलाकर बनाया जाता है। अगला इसका प्रयोग हल्के कार्य के लिए किया जाता है। अगला है अधिक फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 495, ग्राइंडिंग पहिया में बी चिन्ह किस प्रकार के बॉन्ड का प्रतिनिधि करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेजिनाइट बॉन्ड। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बी चिन्ह यानी कि बी चिन्ह रेजिनाइट बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। अगला है एल जो है वो प्रदर्शित करता है किसको? तो एल चिन्ह जो है वो विट्रीफाइड बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। अगला है ई जो है वो प्रदर्शित करता है किसको? तो सेहलाक बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। अगला है आर जो है वो चिन्ह वो प्रदर्शित करता है रबर बॉन्ड को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 496, व्हील से ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढे पर जाने पर उसे किस टूल द्वारा ठीक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रेसिंग टूल के द्वारा। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब इस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लोडेड व्हील के
ड्रेसर द्वारा ठीक किया जाता है। अगला है कठोर धातु को ग्राइंडर करने के लिए यानी कि ग्राइंड करने के लिए नरम बॉन्ड। अगला है नरम धातु को ग्राइंड करने के लिए कठोर बॉन्ड। अगला है व्हील की प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए व्हील का बैलेंसिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 497, सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सख्त एवं भंगुर। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड की विशेषता सख्त और भंगुर है। अगला है लो टेनेसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकॉन एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। अगला है सिलिकॉन कार्बाइड चक्र ताम्र यानी कि तांबा एवं एल्युमिनियम या नर्म धातु पर ग्राइंड करने के लिए सर्वोत्तम है। अगला है चट्टानों में ड्रिलिंग करने के लिए हीरा अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 498, एल्युमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील में किन धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील। और ये जो प्रश्न जो है वो 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड द्वारा बने व्हील निम्नलिखित धातुओं को ग्राइंड कर सकते हैं। पहला है हाई स्पीड स्टील को, दूसरा है कार्बन स्टील को, तीसरा है माइल्ड स्टील को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 499, किस टूल द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डाई नट। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो डाई नट के द्वारा बाहरी पुरानी चूड़ियाँ साफ की जाती है। अगला है डाई जो है वो एक्सटर्नल कटिंग टूल है। अगला है टैप इंटरनल कटिंग टूल है। अगला है टैप हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500, चूड़ियाँ काटने वाला डाई निम्न पदार्थ का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चूड़ी काटने वाला डाई हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अगला है डाई द्वारा एक्सटर्नल चूड़ी काटी जाती है। अगला है खराब या जंग लगी थ्रेड को ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। अगला है बाहरी चूड़ी काटने के लिए हाथ से डाई स्टॉकों को पकड़कर घुमाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें। कम से कम 5 से 6 नंबर तो 100% यहीं से पूछे ही जाएंगे और अधिक से अधिक इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इस खजाना वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, और ये सभी टेटों के लिए है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखकर ही जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।